हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक है, हमने कल अपनी 2 यूनिट फाइनल कर दी थी कि हमारी 2 यूनिट हमारी कल फिनिश हो चुकी है। आज हम अपनी नई फ्रेश यूनिट से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे अपनी यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 की में जो हम पॉइंट है, हमारा आज का सब यूनिट है वो है 3.1। इसमें हमारा टॉपिक क्या है, मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। हमने इससे पहले भी कई वीडियो में हम लोग इस बात को कर चुके हैं कि जब बात आती है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी IDDD, ठीक है। तो इस IDD से पहले क्या था, इसका नाम ID था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और ID से पहले इसका नाम था मेंटल रिटार्डेशन मतलब MR। तो अब जो हमारा ये चल रहा है, इसका जो टर्म चेंज होकर अब आया है वो IDD के नाम से जाना जाता है। बट बाई चांस कभी आपसे MR, ID या IDD के बारे में बात कर ली जाए या फिर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा बौद्धिक दिव्यांगता या बौद्धिक विकासात्मक दिव्यांगता या मानसिक मंदता, तो आपको आंसर हमेशा यही देना होता है। तो बात करें, क्या बात कर रखी है इसमें, मानसिक मंदता को बौद्धिक अक्षमता भी कहते हैं। हमने यहाँ पहले ही मैंने आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करा। पहले मानसिक मंदता कहा जाता था, फिर बौद्धिक अक्षमता कहा जाता था, और अब फिर टर्म चेंज है और अब क्या कहा जाता है, IDD इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, बौद्धिक विकासात्मक दिव्यांगता। तो अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ बात क्या कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट से बात करते हैं। मानसिक मंदता विकासात्मक अवस्था में होता है। हमारा जो सिलेबस है वो ऑल ओवर 3 डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के अराउंड घूम रहा है। वो 3 डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की हमने बात की थी, IDD, SLD एंड ASD। तो अब आज हमारा टॉपिक है वो है IDD इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। जब हमने बात की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्या है, एक विकासात्मक अवस्था है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये क्या है, ये सिर्फ एक अवस्था है जो हमारे विकास डेवलपमेंट के टाइम पे क्या होती है, बनती है, ये निकलती है। इसमें क्या कर सकते हैं हम, शारीरिक विकास की अपेक्षा में मानसिक विकास कम होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से ग्रसित है हमारे इंटेलेक्चुअल, उसका क्या है, उसका शारीरिक जो विकास है उसमें भी कुछ ना कुछ कमी हो। उसके कहाँ पे कमी है, उसके बौद्धिक विकास या मानसिक विकास में कमी पाई जाती है। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। मानसिक डेफिनेशन की बात करें, मानसिक मंदता का तात्पर्य मस्तिष्क के अपूर्ण या सीमित विकास से है, जिसके कारण व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता में असामान्यता दिखाई देती है। एक चीज़ को हम मानते हैं, एक हम उदाहरण के तरह से पढ़ेंगे। एक चीज़ हमें पता है भाई, एक काम को होने में 30 मिनट लगने हैं, और उसको मैं किसी कारणवश उस काम को मुझे जल्दी 15 या 20 मिनट में करना पड़ जाए। इसी प्रकार से अगर यहाँ बात कर रखी है कि मस्तिष्क का जो विकास का टाइम है वो एक अपना लिमिटेड टाइम के अंदर होता है, वो किसी प्रकार से अपूर्ण या सीमित हो जाए, तो क्या है, उसके अंदर जब वो चीज़ पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई है या नहीं बन पाई, तो उसके कारण क्या होगा, जब उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी देखने को हमें मिल रही है, तो उसका जो कार्य क्षमता है उसमें भी कमी कुछ ना कुछ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि जिसके कारण व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता में असामान्यता दिखाई देती है। जब कोई काम पूरी तरीके से अपने टाइम पे नहीं हो पाया है, वो अधूरा रह गया है या फिर उसमें कुछ कमी है, तो क्या है, जो उसकी कार्य क्षमता है उसमें भी कमी होगी। जो मस्तिष्क है हमारा, उसके बौद्धिक क्षमता में भी असामान्यता दिखाई देती है। यहाँ पे हम बात करते हैं परिभाषा की। मानसिक मंदता का तात्पर्य सामान्य बौद्धिक क्रियाकलापों की अर्थपूर्ण कमी से है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यवहार में क्षति देखने को मिलती है। कहाँ, बिहेवियर में क्या देखने को मिलता है, हमें इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है, और ये विकास की अवधि के दौरान अभिव्यक्त होता है। जब बात की जाती है मानसिक मंदता का तात्पर्य सामान्य बौद्धिक क्रियाकलापों की अर्थपूर्ण कमी से है। जो हम एक नॉर्मल काम को हम लोग करते हैं, उस काम को नहीं कर पाते, कौन, जिनके विकास में कमी रह जाती है, विकास अपूर्ण रहता है, या फिर बौद्धिक क्रियाकलापों की कमी होती है उनके अंदर। क्या है, जब उनके बौद्धिक विकास में कुछ कमी है, तो उसका सीधा परिणाम कहाँ देखने को मिलता है, उसका परिणाम हमें उसके व्यवहार में देखने को मिलता है। उसके व्यवहार में कुछ ना कुछ कमी होती है। ये जो हमारी अवस्था है, ये कब होती है, ये विकास के दौरान ही होती है। विकास के दौरान 18 वर्ष से पूर्व अगर कोई बौद्धिक
गड़बड़ी के कारण व्यक्ति के व्यवहार में कमी हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मानसिक मंदता, बौद्धिक दिव्यांगता या बौद्धिक विकासात्मक दिव्यांगता कहते हैं। बट अगर ये चीज़ हमारी 18 साल के बाद या फिर किसी भी एज में या फिर हमारे बुढ़ापे के एज में हो रही है तो उसे हम मानसिक मंदता, बौद्धिक दिव्यांगता नहीं कह सकते, तो वो हमारी एक अलग कंडीशन हो जाती है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी या मानसिक रुग्णता। यहाँ बात क्लियर हुई। आगे हम स्लाइड चेंज करते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या बात कर रखी है। हमने अभी तक देखा, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन किस तरह से है, क्या चीज़ कहलाती है। उसके बाद हमने डेफिनेशन देखी। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का, कि मानसिक मंदता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो वर्गीकरण है वो किस तरह से किया गया है। तो उनका जो वर्गीकरण है ये हमें 3 प्रकार से देखने को मिलता है। फर्स्ट है मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण, साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, शैक्षणिक वर्गीकरण, एजुकेशनल क्लासिफिकेशन, चिकित्सकीय वर्गीकरण, मेडिकल क्लासिफिकेशन। इन 3 तरह से बात करी गई है कि इसका जो क्लासिफाई करना है हमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को इन 3 तरह से। तो अब हम एक एक करके जानते हैं कि इसमें क्या क्या दे रखा है। हम फिर अपनी स्लाइड चेंज करते हैं और बात करते हैं मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण। मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण मतलब साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें श्रेणी के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। जो बच्चे का लेवल होता है उस लेवल के हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है। हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट हमारा लिखा हुआ है माइल्ड, मतलब अल्प। हिंदी में बात करें, एक शब्द, इससे पहले हम बात करते हैं आईक्यू की। एक शब्द सुना है, हिंदी में बात करें बुद्धि लब्धि, आईक्यू डिफाइन होता है आईक्यू से। ये हमारा लेवल साइकोलॉजी के अनुसार। हम लोग देख रहे हैं माइल्ड। माइल्ड क्या है, ये इसकी कैटेगरी है। इसका आईक्यू कितना है, जो बच्चे माइल्ड लेवल के होंगे उनका आईक्यू होता है 69 to 50। माइल्ड लेवल, माइल्ड का मतलब होता है हिंदी में बात करें अल्प। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें बच्चों की शारीरिक आयु कुछ भी हो परंतु उनकी मानसिक आयु कितनी होती है, 8 से लेके 10 वर्ष की होती है। पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं मानसिक आयु में और शारीरिक आयु में। एक चीज़ हम देखते हैं, जब हमारा बर्थ हुआ हमने देखा भाई मेरा बर्थ 10 साल पहले हुआ था, तो जो मेरी शारीरिक आयु है वो 10 साल की है। उसी हिसाब से हमारी मानसिक आयु की बात की जाती है। मानसिक आयु मतलब कि एक बच्चा 10 साल का है तो वो 10 साल का बच्चा कौन से क्लास में होना चाहिए, 3rd 2nd में, ठीक है। वो इस हिसाब से चीज़ें अपने हिसाब से चीज़ें लेता है, कौन से क्लास में पढ़ना चाहिए उस जिस उसका बिहेवियर है। बट जो जिस बच्चों का बिहेवियर की उसकी एज, तो जो उसकी फिजिकल एज दिखाई दे रही है वो 10 साल है, बट जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, जो उसकी मेंटल एज है वो 2 साल या 3 साल के बच्चे की है। तो इस तरह से बच्चे की एज में, बच्चे की फिजिकल एज और उसकी मेंटल एज में डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि बच्चे की एज कितनी है। भाई उसकी फिजिकल एज 10 साल हमें दिखाई दे रही है कि बच्चा इतना बड़ा है, इतना लंबा है, उसकी फिजिकल एज डिफाइन करेंगे। बट उसकी मेंटल एज उसकी एक्टिविटी से डिफाइन कर सकते हैं हम कि भाई बच्चे का 10 साल का, बट जो इसकी एक्टिविटीज़ है, उसके जो काम है वो 10 साल के बच्चे की तरह नहीं है, वो कम बच्चे की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी बात करी है, जो अल्प बच्चे होते हैं, जो माइल्ड लेवल के बच्चे होते हैं, उनमें क्या है कि उनकी शारीरिक आयु कुछ भी हो परंतु जो उनकी मानसिक आयु है वो 8 से 10 वर्ष की रह जाएगी। 8 से 10 वर्ष की रहेगी, चाहे वो 20 साल के हो जाएं, 25 साल के हो जाएं, वो एक्टिविटीज, जो उनका बिहेवियर है, जो चीज़ें वो गेन करेंगे, वो उनका जो मेंटल लेवल रहेगा वो 8 से 10 वर्ष के बीच में ही रहेगा। तो इन बच्चों में सामान्य बच्चों की अपेक्षा थोड़ी कमी पाई जाती है। यहाँ पे बात करी गई अल्प। अल्प मतलब इनमें थोड़ी ही कमी पाई जाती है। जो सामान्य बच्चा होता है उससे थोड़ा इनका लेवल क्या होता है, उससे थोड़ा इनका लेवल होता है डाउन होता है। तो आगे हम देखते हैं, इस श्रेणी में आने वाले बच्चों की बुद्धि लगभग 70 से लेके 50 होती है। यहाँ हमने लिख रखा है 69 to 50 माइल्ड, जो हमारे माइल्ड लेवल के बच्चे होते हैं उनका आईक्यू क्या होता है, या बुद्धि लब्धि की बात करें तो 50 से लेके 69 to 50 होता है। ये जो लोग पढ़ाई कर सकते हैं माइल्ड लेवल के बच्चों का लिख रखा है, उन्होंने एजुकेशनल स्टेटस बता रखा है कि 5 साल तक 5 तक की कक्षा 5 तक की पढ़ाई कर सकते हैं। सामाजिक कौशल, जो इनके सामाजिक कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, अपने दैनिक जीवन के जो कार्य होते हैं वो पूरी तरीके से कर सकते हैं, अपने
हैं इंडिपेंडेंटली, गामक कौशल को कर सकते हैं, सामाजिक कौशल को कर सकते हैं, अपने व्यावसायिक कौशल को भी इन्हें सही से सपोर्ट थोड़ा दे दिया जाए तो फिर यह क्या है, अपने सारे काम को स्वयं से कर लेते हैं और समाज में अपना जीने के लिए अपना स्थान बना लेते हैं। और इन्हें इनमें और जनरल बच्चे जो सामान्य बच्चे जो होते हैं ज़्यादा फर्क इनमें नहीं होता अगर इन बच्चों को सही से सपोर्ट प्रोवाइड हो जाए तो। बात करें सेकंड मॉडरेट का जो हमारा आईक्यू होता है, मॉडरेट में इनका आईक्यू होता है 49 से लेके 35 तक इनकी बुद्धि लब्धि होती है। इनका जो विकास होता है वो देर से होता है। जब हमने बात करी कि एक सामान्य से नीचे हम एक स्टेप नीचे हमने डाउन किया वो माइल्ड होता है। अब माइल्ड से भी जो माइल्ड से भी थोड़ी कंडीशन डाउन होती है उसको हम बोलते हैं मॉडरेट का हमारा जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी कंडीशन डाउन हो रही वैसे वैसे हमारा आईक्यू डाउन हो रहा है। जैसे जैसे हमारा आईक्यू डाउन होगा वैसे वैसे कंडीशन भी क्रिटिकल होती चली जाएगी। क्या कर सकते हैं तो इसमें हम इन बच्चों का जो विकास होता है वो देरी से होता है। इनमें सभी क्षेत्रों में अति अल्प मंदित से ज़्यादा कमी होती है, पर इनमें दैनिक जीवन के मतलब जो क्रियाकलाप होते हैं, जो इनकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग होते हैं, इनके जो घरेलू काम होते हैं, सामाजिक एवं व्यावसायिक कौशल होते हैं, अगर उनमें हम प्रशिक्षण दें तो बच्चा क्या कर सकता है, अपने कुछ एरियाज में वो क्या इंडिपेंडेंट हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम सीवियर लेवल की। सीवियर में क्या होता है, सीवियर गंभीर, इसका जो आईक्यू होता है उसकी बुद्धि लब्धि 34 से लेके 20 होती है। इसमें प्रशिक्षण देकर इन बच्चों का क्या होता है, जैसे हमने माइल्ड की बात करी, माइल्ड के बाद मॉडरेट की, तो मॉडरेट से जो नीचे डाउन चला गया है इसका सीवियर लेवल, इसमें बच्चा होगा तो गंभीर स्थिति में होता है। गंभीर स्थिति में होता है तो इन पे हम एजुकेशन पे इनके हम ध्यान नहीं दे पाते। तो हम क्या हमारा फोकस किस चीज़ पर रहता है, हमारा फोकस सिर्फ इसी चीज़ पर रहता है कि बच्चे जो अपने एक्टिविटीज़ खुद की एक्टिविटीज़ हैं उनको कर ले। तो हम इनका क्या करते हैं, हम इन्हें एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग करने पर इनका हम ज़्यादा फोकस करते हैं और इन्हें हम उसी चीज़ का प्रशिक्षण भी देते हैं। जैसे इनका गामक हो गया, गामक कौशल का प्रशिक्षण देना और इनका एडीएल का प्रशिक्षण देना। इसके बाद हम बात करें प्रोफाउंड की, अति गंभीर, इनका जो आईक्यू होता है वो बिलो 20 होता है, मतलब 20 से कम इनका आईक्यू होता है। ऐसे बच्चों में क्या होता है, इनको हमेशा दूसरों के देख रेख की आवश्यकता पड़ती है, ये हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। प्रत्येक आवश्यकताएं विशिष्ट होती हैं, ये कोई भी कार्य करने में अक्षम होते हैं। ये अपना क्या है, कोई भी काम नहीं कर सकते, इन्हें हम कितना भी प्रशिक्षण दें क्या है, क्योंकि इनका जो गामक प्रशिक्षण होता है और इनका जो चिकित्सा प्रशिक्षण होता है उन्हें उनकी आवश्यकता होती है। इन्हें हमारे एज ए स्पेशल एजुकेटर के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उस काम को नहीं कर पाते हैं और इन्हें हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहते हैं ये। तो हमने साइकोलॉजी के हिसाब से हमारा क्लासिफिकेशन था, हमने वो चारों को जस्टिफाई किया क्या है। देन आई होप आपको समझ में आया है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनके दूसरे क्लासिफिकेशन की। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, शैक्षणिक वर्गीकरण, मतलब एजुकेशनल क्लासिफिकेशन। इसको भी इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को 4 पार्ट में था, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। अब हम बात करें तो इनमें बात कर रखी है इन्होंने 3 प्रकार से इन्हें डिफाइन कर रखा है। अब हम देखते हैं फर्स्टली क्या है। तो मैं बात करूँ फर्स्ट एजुकेबल। तो एजुकेबल को मैं हिंदी में बोलूँ तो शिक्षणीय, मानसिक मंदित। इसमें किस लेवल के बच्चे आते हैं। अब पहले हमने साइकोलॉजी के हिसाब से हमने आईक्यू की बात की थी, अब यहाँ पे हम इनके एजुकेशन स्टेटस के हिसाब से बात करते हैं। बुद्धि लब्धि के आधार पर जो माइल्ड लेवल के बच्चे होते हैं वो लोग क्या है, एजुकेशन गेन कर सकते हैं, एजुकेशन प्राप्त करते हैं, अपना जो भी एकेडमिक स्तर के स्किल्स होते हैं वो लोग सीख सकते हैं। तो जिन बच्चों का आईक्यू हमने देखा था कि 69 to 50 होता है, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, वो एजुकेशन हमारी प्राप्त कर सकते हैं। और वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वो हमारे एजुकेबल कैटेगरी में आते हैं, जो हिंदी में बात करूँ तो शिक्षणीय, मानसिक मंदित क्षेत्र में आते हैं। इन्हें सामाजिक कौशल सिखाया जा सकता है। इन्हें हम जो हमारे सोशल स्किल्स होते हैं, एडीएल स्किल्स होते हैं, वोकेशनल स्किल्स होते हैं, सभी हम इन्हें क्या कर सकते हैं, स्किल्स सिखा सकते हैं और इन्हें आत्मनिर्भर बना सकते हैं एज ए माइल्ड लेवल के अकॉर्डिंग। अब हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है इनका ट्रेनेबल को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, प्रशिक्षणीय, मानसिक मंदित। इनका जो आईक्यू होता है, जो हमने बात की मॉडरेट से माइल्ड से नीचे वाले लेवल, उसको क्या था, वो हमारा मॉडरेट लेवल था। मॉडरेट का जो हमारा आईक्यू था वो 49 to 35 होता है। तो इन बच्चों को हमने क्या बात कर दी कि इनका एडीएल का, हम इन्हें सोशल का इन्हें प्रशिक्षण देके हम इन्हें काम पे इनका अपना काम कर सकते हैं। बट जो इनका एजुकेशन स्टेटस देखें तो वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, फिर 2nd क्लास तक ही ये बच्चे पढ़ पाते हैं। लेकिन हम इन्हें क्या करते हैं, हम ट्रेन कर देते हैं एडीएल में, ताकि एडीएल का जो अपने काम है वो खुद से कर सकें।
अब बात करें नीचे कस्टोडियल की। कस्टोडियल में क्या होता है, हमने माइल्ड बात करी, एज ए एजुकेबल, मॉडरेट बात करी, एज ए ट्रेनेबल। हम कस्टोडियल बात करते हैं एज ए सीवियर। तो जो हमारा सीवियर बच्चों का IQ होता था, हमने बात की, वो 35 से नीचे होता था, 35 से 20 के बीच में। तो क्या है, इन बच्चों को क्या है, ज़्यादा गंभीर इनकी स्थिति होती है, तो इन्हें क्या है, ज़्यादा प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। इन्हें हम ADL और जो हमारा गामक प्रशिक्षण होता है वही देते हैं। इन बच्चों पर हम एजुकेशन की बात नहीं करते। ये बच्चे भी दूसरों पर डिपेंड होते हैं, बट अगर हम इन्हें थोड़ा अच्छी से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दें तो क्या है, बच्चे खुद से थोड़ा बहुत अपने काम को करना लगता है। बट फिर भी इनकी जो कंडीशन होती है वो गंभीर होती है। ज़्यादातर ये लोग दूसरों पर ही डिपेंड रहते हैं। आगे बात करें चिकित्सकीय वर्गीकरण। चिकित्सीय वर्गीकरण में क्या बात कर रखी है हमने, अपना क्लासिफाई किया, 2 हिसाब से हम पढ़ चुके हैं, साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देन हमारा एजुकेशनल क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं मेडिकल क्लासिफिकेशन, ये हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन होगा। इसमें हम क्या देखते हैं, फर्स्ट हमारा कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं, हम उन पॉइंट्स को पढ़ते हैं, देन उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इनमें बात कर रखी है। तो फर्स्ट है हमारा संक्रमण संबंधी समस्या, फिर है उपापचय और भोजन संबंधी समस्या, मनोचिकित्सकीय वर्ग विकार, उसके बाद है हमारा गुणसूत्रीय असामान्यता, उसके बाद है हमारा गर्भावस्था की विकृति, उसके बाद है हमारा प्रसव पूर्व अज्ञात कारण। अब हम एक एक करके इसको थोड़ा डीपली जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ इसमें। तो यहाँ हम देखें फर्स्ट संक्रमण संबंधी समस्या। इसमें क्या होता है, संक्रमण एवं मादक द्रव्य संबंधी संक्रमण एवं मादक द्रव्यों तथा विषाक्तता के प्रभाव का स्वरूप मानसिक विकलांगता की उत्पत्ति होती है। यह कारक गर्भावस्था में माँ जो गर्भावस्था में जो लेडी होती है, क्या है, उसे बहुत ज़्यादा देख रेख की आवश्यकता होती है। उसे किसी प्रकार का संक्रमण होता है, तो उसमें कैसे टीबी हो गया, रुबेला हो गया, भी कोई किसी प्रकार की बीमारी है, चिकन पॉक्स है, क्षय रोग है, आदि प्रकार के संक्रमण अगर इस स्थिति में महिला को हो जाए तो उसका सीधा प्रभाव कहाँ पड़ता है, उसका सीधा प्रभाव बेबी पर पड़ता है। और ऐसी कंडीशन में क्या रहना चाहिए लेडी को, जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ मादक द्रव्य पदार्थ, कोई स्मोकिंग करता है, कोई ड्रिंकिंग करता है, उसके अलावा भी किसी को कोई ड्रग्स मतलब कोई दवाई लेने की आदत होती है कि सिर दर्द की दवाई उसे खानी है बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए, पेट में दर्द है तब खा ली, कहीं बॉडी में दर्द है, जुकाम हो रहा है, हर चीज़ का क्या बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए खुद से वो डॉक्टर बन जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है, लेडी को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। सेकेंड बात करें हम उपापचय और भोजन संबंधी पोषण संबंधी समस्या। इसमें क्या होता है, संबंधित मानसिक विकलांगता में फिनाइलैलानिन नामक अमीनो अम्ल के उपापचय गड़बड़ी के कारण फिनाइल कीटोटोनिया और ग्लाइकोथीमिया होता है। अतः कुपोषण के कारण ही भी मस्तिष्क सही ढंग से विकसित नहीं हो पाता। जब महिला को ठीक प्रकार से उसके खाने पीने का ध्यान नहीं रखा जाता तो क्या होता है, उसे कुपोषण की समस्या हो जाती है। और जिस कारण क्या है, उसका ठीक प्रकार से उसका ध्यान नहीं रखा जाता और ठीक प्रकार से उसकी बॉडी वर्क नहीं करती है और जिससे बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ समस्या हो जाती है। क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेडी का बहुत ख्याल रखा जाता है, उसके मोस्टली उसके खान पीन पर ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। उसके बाद हम बात करें गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार में क्या होता है, तो गुणसूत्रीय विकार में जो गर्भावस्था के दौरान माँ को किसी भी प्रकार का क्या है, कोई तनाव नहीं देना चाहिए। हम बात कर रहे हैं मनोचिकित्सा विकार की। मनोचिकित्सा विकार में क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान जो माँ होती है उसे क्या है, किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं देना चाहिए, उसे कोई डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर माँ को कोई समस्या है किसी प्रकार के साइकोलॉजिकल टर्म में, तो क्या है, उसका सीधा प्रभाव कहाँ पड़ेगा, बच्चे के जो विकास हो रहा है, बच्चे के विकास पर उसका प्रभाव पड़ेगा। जब बच्चे का विकास प्रभावित होता है तो क्या है, उसमें कुछ ना कुछ समस्या देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम बात करें गुणसूत्रीय असामान्यता। गुणसूत्रीय असामान्यता में क्या होता है, गुणसूत्रता की असामान्य से प्रभावित वृहद संख्या में मानसिक मंदता देखने को मिलती है। जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, जब वो हमारे दो के जोड़े निकलते हैं, जब वो 2 जोड़ा हमारा एक दूसरे जोड़े में को अपना जोड़ा तोड़ के किसी दूसरे जोड़े में इंक्लूड हो जाता है, तो मतलब वहाँ 3 की संख्या बन जाती है हमारे गुणसूत्रों की संख्या। जब 3 गुणसूत्रों की संख्या बन गई तो इस कंडीशन में हमारे डाउन सिंड्रोम, फ्रिजाइल सिंड्रोम, एंजीमक सिंड्रोम आदि तरह के जो क्या है बच्चे उत्पन्न होते हैं, जन्म ले लेते हैं गुणसूत्रों की समस्या के कारण।
इसके बाद करें गर्भावस्था की विकृतियाँ। गर्भावस्था की विकृतियों में क्या होता है, किसी किसी महिला का जो गर्भाशय होता है वो ठीक प्रकार से विकसित नहीं हो पाता, उसमें ट्यूमर या कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। तो ऐसे समय में गर्भधारण में कठिनाई या भ्रूण के विकास में असामान्यता की भावना के साथ साथ शिशु की मंदित होने की भी भावना रहती है। अगर जो उसका भ्रूण है वो ठीक प्रकार से विकसित नहीं होगा तो क्या है, बच्चे के अंदर भी, बच्चे का जो विकास है वो भी ठीक प्रकार से नहीं होगा। जब बच्चे का विकास नहीं हो रहा तो बच्चे के अंदर दिव्यांगता, मानसिक मंदता जैसी दिव्यांगता उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट हम लास्ट वो पढ़ें, क्या लिखा है, प्रसव पूर्व अज्ञात कारण। प्रसव पूर्व अज्ञात कारण क्या है, कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जिनका कोई इतिहास नहीं होता, जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, पिछले पुराने टाइम में मतलब कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला, जो उनकी जेनेटिक भी, कोई आनुवंशिकता में भी इस तरह की कोई डिसेबिलिटी का बच्चा नहीं था। पर एसिडिटी हमें क्या प्रभावित करता है, उनका जो वातावरण होता है, कभी कभी वातावरण प्रभावित करता है। वातावरण में हमने बहुत सारे कारण पढ़ रखे हैं वातावरण के, जन्म के समय के, जन्म के बाद के, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम में जो कुछ ऐसे अननोन फैक्टर्स होते हैं जो लेडी को प्रभावित करते हैं और जिसके कारण क्या होता है, बच्चा दिव्यांग हो जाता है। तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसका डेफिनेशन पढ़ी, देन उसका हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा। अभी हमें आगे क्या क्या देखना है, अभी आगे हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण देखने हैं, अभी फिर इसके हमारे कॉजेज हैं, उसके बाद हमारा मैनेजमेंट होगा। ठीक है, तो अगर मैं सब कुछ एक वीडियो में पढ़ाऊंगी तो समझ में भी नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा गपचप माइंड में बन जाएगा आपके। ठीक है, आप लोगों को क्लियर नहीं होगा कोई भी चीज़। तो आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना ये जो टॉपिक है ये फिनिश कर देंगे। ठीक है, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।